बगदाद की सल्तनत से कई मील दूर दारीन नाम का एक निहायत खूबसूरत मगर छोटा सा गांव आबाद था। ये गांव एक बुलंद पहाड़ के दामन में वाक़ था, जहां चारों तरफ खजूरों के बाग, जैतून के दरख्त और साफ पानी के चश्मे बहते थे। गांव के लोग दौलतमंद नहीं थे, मगर अपनी मेहनत, दियानत और इज्जत पर कभी समझौता नहीं करते थे। इसी गांव में अब्दुर्रहमान मियां नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। अब्दुर्रहमान मियां का लिबास निहायत सादा था। बदन पर सफेद मगर पुराना करता, ढीला पाजामा, सिर पर जालीदार टोपी और हाथ में आबनूस की लकड़ी की एक पुरानी लाठी हमेशा रहती थी। वो चलने से ज्यादा इस लाठी से जमीन पर लकीरें खींचते और गहरी सोच में डूब जाते थे। दूर दूर तक लोग उनकी दानाई के किस्से सुनाते थे। कहा जाता था कि अगर कोई ऐसी मुश्किल हो जिसे बड़े बड़े काजी और वजीर हल न कर सकें, तो अब्दुर्रहमान मियां सिर्फ अपने मशाहिदे और अक्ल से इसका जवाब निकाल लेते थे। उन्हीं दिनों बगदाद के सुल्तान शाह मौज़म को अपनी अक्ल पर बड़ा गुरूर था। इसने कई मुल्कों के उलमा, फलसफियों और दानाओं को शिकस्त देकर अपने दरबार में शर्मिंदा किया था। मगर एक रोज इसके वजीर ने अर्ज किया, जहां पुनाह बगदाद से दौरदारीन नाम के एक गांव में एक बूढ़ा रहता है। लोग कहते हैं कि वो बगैर किताब पढ़े ऐसी अक्ल रखता है कि मुश्किल से मुश्किल मामला भी पल भर में समझ लेता है। बादशाह ने हैरत से पूछा, क्या वाकई उसकी अक्ल हमारे दरबार के तमाम दानाओं से बढ़कर है? वजीर ने अदब से सिर झुकाकर जवाब दिया, अवाम तो यही कहते हैं हुजूर। ये सुनकर बादशाह के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो बोला, अगर ऐसा है तो हम खुद उसकी अक्ल का इम्तिहान लेंगे, ताकि मालूम हो जाए कि गांव की दानाई बड़ी है या शाही दरबार की। चंद दिन बाद बादशाह अपने वजीर, सिपा सालार और कई सिपाहियों के साथ दारीन गांव पहुंचा। इसकी आमद की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग हैरान थे कि सुल्तान खुद एक मामूली देहाती के घर क्यों आया है। अब्दुर्रहमान मियां इस वक्त अपने सहन में बची हुई पुरानी चारपाई पर बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। उन्होंने बादशाह को देखा तो एहतराम से खड़े हुए और बोले, खुशामदीद जहां पुनाह। एक गरीब के घर आपकी आमद हमारे लिए इज्जत की बात है। बादशाह ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर मुस्कुराते हुए कहा, अब्दुर्रहमान मियां, तुम्हारी अक्ल के चर्चे हमारे महल तक पहुंच चुके हैं। आज हम देखना चाहते हैं कि ये बात हकीकत है या सिर्फ लोगों की कहानी। अब्दुर्रहमान मियां ने निहायत सुकून से जवाब दिया, हुजूर, अक्ल अल्लाह की अता है, बंदा सिर्फ कोशिश कर सकता है। बादशाह ने फौरन अपने सिपाहियों को इशारा किया। 3 सिपाही आगे बढ़े। उनके हाथों में मुखमली कपड़े में लपटी हुई 3 लंबी गर्दन वाली सराहियां थीं। सिपाहियों ने बड़ी एहतियात से वो तीनों सराहियां अब्दुर्रहमान मियां के सामने रख दी। वो तीनों सराहियां तांबे की बनी हुई थीं। उनका रंग, कद, वजन और बनावट एक जैसी थी। हर सराही के मना पर मजबूत ढिकन लगा था, जिसे मोम और लाख से इस तरह बंद किया गया था कि बगैर तोड़े उसे खोला नहीं जा सकता था। बादशाह ने फख्र से कहा, अब्दुर्रहमान मियां, उन 3 सराहियों के अंदर 3 मुख्तलिफ चीजें हैं। एक में निहायत कीमती मुश्क का इत्र है, दूसरी में खालिस शहद है और तीसरी में इंतहाई कड़वा जहर। फिर बादशाह ने अपनी आवाज बुलंद की, मगर शर्त सुन लो, तुम इन सराहियों को हाथ नहीं लगाओगे, उन्हें हिलाओगे नहीं, उनका ढिकन नहीं खोलोगे, कोई चीज उनके अंदर नहीं डालोगे। सिर्फ अपनी अक्ल के जोर पर बताओगे कि किस सराही में क्या है। ये सुनते ही गांव वालों के चेहरों पर परेशानी छा गई। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि बंद सराहियों के अंदर की चीज आखिर कैसे मालूम हो सकती है। बादशाह ने एक भारी थैली मंगवाई। थैली खोली गई तो उसमें सोने के सैकड़ों अशरफियां चमकने लगे। बादशाह बोला, अगर तुम कामयाब हुए तो ये सारी अशरफियां तुम्हारी होंगी, लेकिन अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो तुम्हारा पूरा खजूरों का बाग शाही खजाने की मुल्कियत बन जाएगा। चंद लम्हों के लिए पूरा सहन खामोश हो गया। हर शख्स अब्दुर्रहमान मियां के जवाब का इंतजार करने लगा। अब्दुर्रहमान मियां ने तीनों सराहियों को निहायत गौर से देखा, फिर आसमान की तरफ नजर उठाई, सूरज की तेज धूप को महसूस किया, हवा का रुख देखा। कुछ देर खामोश खड़े रहे। आखिर उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और बड़े इत्मीनान से बोले, जहां पनाह, मैं आपकी शर्त कबूल करता हूं, लेकिन मुझे इस पहेली का जवाब देने के लिए पूरा 1 घंटा चाहिए।
बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें मंजूर है। आज फैसला हो जाएगा कि शाही अक्ल बड़ी है या एक देहाती बूढ़े की दानाई। ये कहकर बादशाह अपने दरबारियों के साथ एक तरफ जा बैठा। अब्दुर्रहमान मियाँ खामोशी से तीनों सराहियों को देखते रहे। उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उनके जहन में कोई ऐसी तदबीर जन्म ले रही हो जिसका अंदाजा वहां मौजूद किसी शख्स को भी नहीं था। बादशाह और इसके दरबारी सहन के एक कोने में बैठ गए। सिपाही तीनों सराहियों के गर्द पहरा देने लगे। गांव वाले भी कुछ फासले पर खड़े बेचैनी से सब कुछ देख रहे थे। हर किसी को यही लग रहा था कि आज अब्दुर्रहमान मियाँ अपनी जिंदगी भर की कमाई हार जाएंगे। कुछ देर बाद अब्दुर्रहमान मियाँ ने अपने पूते सलीम को आवाज दी। सलीम फौरन दौड़ता हुआ हाजिर हो गया। अब्दुर्रहमान मियाँ ने उसके कान में आहिस्ता से चंद बातें कहीं। सलीम ने सिर हिलाया और घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। बादशाह ये सब देख रहा था। उसने अपने वजीर से कहा, देखते हैं ये बूढ़ा अब कौन सा कमाल दिखाता है। तकरीबन 15 मिनट बाद सलीम वापस आया। इसके साथ गांव के चंद बच्चे भी थे। एक बच्चे के हाथ में ताजा चंबीली के फूल थे, दूसरे के हाथ में मूंग का एक छोटा टुकड़ा था, तीसरे के हाथ में एक लकड़ी की छोटी सी प्याली थी जिसमें ताजा शहद रखा हुआ था। बादशाह ये देखकर मुस्कुरा दिया। वो बोला, अब्दुर्रहमान मियाँ, क्या तुम बच्चों के खिलौनों से हमारी शर्त जीतोगे? अब्दुर्रहमान मियाँ ने निहायत सुकून से जवाब दिया, जहां पनाह बाज औक़ात कुदरत के मामूली से इशारे वो सच बता देते हैं जो इंसान की आंख नहीं देख सकती। ये कहकर उन्होंने बच्चों को वापस भेज दिया। उन्होंने चंबीली के फूल तीनों सराहियों से कुछ फासले पर रखवा दिए। फिर शहद वाली प्याली भी सराहियों से दूर रखवा दी। इसके बाद वो दोबारा अपनी जगह आकर खामोश बैठ गए। बादशाह ने हैरत से पूछा, बस? अब्दुर्रहमान मियाँ ने सिर्फ इतना कहा, अब इंतजार कीजिए। धूप पहले से ज्यादा तेज हो चुकी थी। तानबे की तीनों सराहियां आहिस्ता आहिस्ता गर्म होने लगे। वक्त गुजरता रहा। पूरे सहन में खामोशी छा गई। अचानक चंद भनूरे उड़ते हुए आए। वो फूलों पर बैठने के बजाय सीधे एक सराही की लंबी गर्दन के गर्द मंडलाने लगे। दरबारी हैरान रह गए। इसी लम्हे शहद की कई मक्खियां भी आ गईं। उन्होंने शहद की प्याली को छोड़ दिया और दूसरी सराही के गर्द जमा होने लगे। बादशाह के चेहरे की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगी। अब सिर्फ तीसरी सराही बाकी थी। कुछ ही देर बाद एक छोटी सी चिड़िया उड़ती हुई आई। वो तीसरी सराही के मना के करीब बैठी, मगर फौरन फड़फड़ाकर दूर जा बैठी। चंद लम्हों बाद दोबारा आई, फिर फौरन उड़ गई। अब्दुर्रहमान मियाँ आहिस्ता से खड़े हुए। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई, फिर बादशाह की तरफ देखकर बोले, जहां पनाह, कुदरत ने अपना फैसला सुना दिया है। उन्होंने पहली सराही की तरफ इशारा किया। उसमें मुश्क का इत्र है। इसी की खुशबू ने भनूरों को अपनी तरफ खींचा। फिर दूसरी सराही की तरफ देखा। इसमें खालिस शहद है। उसी लिए मुक्खियां शहद की प्याली छोड़कर इसी के गर्द जमा हो गईं। आखिर में उन्होंने तीसरी सराही की तरफ इशारा किया, और उसमें जहर है। बादशाह ने फौरन कहा, उसका सबूत? अब्दुर्रहमान मियाँ ने सुकून से जवाब दिया, जहर की हल्की सी बोगर्मी के बायस बारीक दर्जों से बाहर निकली। उसी लिए चिड़िया उसके करीब ठहर न सकी और बार बार खौफ से दूर उड़ गई। बादशाह ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया, सराहियों की मेहरें तोड़ो। सिपाहियों ने पहली सराही खोली। इसमें निहायत कीमती मुश्क का इत्र मौजूद था। दूसरी सराही खोली गई। इसमें खालिस शहद भरा हुआ था। तीसरी सराही का ढक्कन हटाया गया। इसके अंदर वाकई मुहल्लक जहर रखा था। पूरा सहन हुरत से गूंज उठा। दरबारी एक दूसरे का मुना देखने लगे। बादशाह चंद लम्हों तक खामोश खड़ा रहा। फिर उसने सोने की शर्फियों वाली थैली अब्दुर्रहमान मियाँ के कदमों में रख दी। वो बोला, आज तुमने साबित कर दिया कि ताज और तख्त अक्ल नहीं देते। हकीकी दानाई वो है जो मशाहदे, सब्र और तजुर्बे से पैदा होती है। अब्दुर्रहमान मियाँ ने शर्फियों की थैली उठाई, लेकिन उसे अपने घर न ले गए। उन्होंने वो तमाम शर्फियाँ गांव के गरीब किसानों में तकसीम कर दें। इस दिन के बाद बगदाद से लेकर दूर दराज देहात तक एक ही बात मशहूर हो गई, बादशाह की ताकत बड़ी हो सकती है, लेकिन एक दाना इंसान की अक्ल इससे भी बड़ी होती है।
अगर आपको आज की ये दिलचस्प कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। अल्लाह हाफिज। फिर मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।